अगली सुबह शहजाद अपने पिता के पास जाती है। पिता जो चिंतित था कि आज सुबह उसकी बेटी को मौत की सजा होगी, लेकिन वो अपनी बेटी को देख बहुत खुश होता है। वह अपनी बेटी को गले लगाता है और पूरा माजरा पूछता है। तो शहजाद ने पूरी बात बताई कि किस तरह उसने अपने आप को बचाया। दिन बीत जाता है, रात हो जाती है। शहजाद और बादशाह अपने कमरे में बैठे थे। बादशाह ने कहा कि क्या उस जिन ने उस सौदागर का आधा गुनाह माफ किया या नहीं? शहजाद ने कहा, मेरे सरताज बिल्कुल, अगर आप चाहे तो मैं आपको दूसरे बूढ़े की कहानी बताऊं। बादशाह इशारा किया। शहजाद ने कहानी शुरू की। जब जिन ने दूसरे बूढ़े से पूछा कि क्या है तेरी कहानी, तो दूसरे बूढ़े ने कहा, मैं कासिम हूँ, एक अमीर और मेहनती व्यापारी। मेरे दो छोटे भाई नासिर और फारूक थे। बचपन में हम तीनों बहुत करीब थे। हमारे पिता एक प्रसिद्ध व्यापारी थे जिन्होंने हमें व्यापार और ईमानदारी की सीख दी। लेकिन उनके इंतकाल के बाद मैंने अपनी मेहनत से उनका व्यापार बढ़ाया और दौलत कमाई। लेकिन मेरे दोनों भाई व्यापार में बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे। वे आलसी और फिजूल खर्च थे। मैंने उनको समझने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरे दोनों भाई मेरे पास आए और बोले, भाई, हमें अपनी गलतियों और फिजूल खर्ची का एहसास हो गया है। अब हम सुधारना चाहते हैं। हमें भी आपके साथ व्यापार में शामिल कर लो। हम मेहनत करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे भाइयों की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। मुझे उनकी बातों पर यकीन आ गया। मैंने सोचा कि शायद वक्त ने उन्हें बदल दिया है। मैंने उन्हें अपने साथ व्यापार के सफर पर ले जाने का फैसला किया। हमने ऊंटों पर कीमती सामान, मसाले और सोना चांदी लादे और सफर पर चल दिए। सफर के दौरान मेरे भाइयों ने मेरे साथ मीठी बातें की और मेरे भरोसे को जीतने की कोशिश की, और मैं उनकी साजिश से अनजान था। 3 दिन के सफर के बाद हम एक सुनसान जगह पहुंचे। रात का समय था और मैं सफर की थकान के कारण सो गया, लेकिन मेरे भाई जाग रहे थे। उन्होंने मेरे खाने और पानी में जहर मिलाने की योजना बनाई। सुबह जब मैंने ऊंटों को पानी पिलाया तो वे गिरकर तड़पने लगे। यह देखकर मुझे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने पानी नहीं पिया और सतर्क हो गया। मेरे भाइयों को देख मुझे लगा कि अभी भी कुछ नहीं बदला है। उसी रात उन्होंने मुझे पकड़कर रेगिस्तान के बीच एक गहरे कुएं में फेंक दिया। वहां से निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने कई कोशिश की मगर नाकाम रहा। मैंने कुएं में गिरने के बाद अल्लाह से दुआ की। मैंने कहा, ऐ रब्बुल इज्जत, तेरी रहमत दिखा और मुझ बेकसूर को यहाँ से निकाल और मुझे इस मुसीबत से बचा। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। एक काफिला जो उस रास्ते से गुजर रहा था ने मुझे कुएं से बाहर निकाला। उन्होंने मेरी देखभाल की और मुझे उनके साथ रहने दिया। कुछ दिन में काफिले के साथ रहा। फिर मैंने वहां से निकलकर अपना सफर घर की ओर शुरू किया। मैंने आकर देखा कि मेरी सारी दौलत पर मेरे भाइयों का कब्जा हो चुका है। मैंने अपनी पहचान और अपनी ईमानदारी से कुछ सालों बाद फिर से दौलत और व्यापार खड़ा किया। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से बसाया। इस दौरान मेरे भाई जो फिजूल खर्ची से बाज नहीं आए थे, अब उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वे कंगाल हो गए थे और भूख से बेहाल थे। एक दिन वे मेरे पास आए। उनके चेहरे पर शर्म और पश्चाताप दिख रहा था। वे बोले, भाई, हमें हमारी गलतियों का एहसास हो गया है। हमें एक और मौका दो। उनकी हालत देखकर मुझे दया आ गई। मैंने सोचा कि शायद वे सच में बदल गए हैं। मैंने उन्हें अपने महल में रहने की इजाजत दी और उन्हें काम में शामिल कर लिया। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था। मेरे भाई मेरे साथ व्यापार में मदद कर रहे थे, लेकिन उनकी नीयत में कोई बदलाव नहीं आया था। एक रात जब मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, उन्होंने मेरी तिजोरी से सारा धन चुरा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी पत्नी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब मैं वापस लौटा और देखा कि मेरी तिजोरी खाली है, मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो मेरी पत्नी ने मुझे उनकी साजिश के बारे में बताया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने भाइयों को सबक सिखाने का फैसला किया। मैंने मदद के लिए औरत झेरा से संपर्क किया। वह बहुत बुद्धिमान थी और हर तरह की चालाकी को समझ सकती थी। झेरा ने कहा, अगर वे सच में तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं तो उन्हें उनकी गलती का एहसास कराना जरूरी है। मैंने अपने भाइयों को सबक सिखाने के लिए बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अब तुम दोनों को एक वादा करना होगा कि मेरी दौलत वापस देना होगी और मेरे महल में काम करना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने झूठा वादा किया, उनके चेहरों पर सच प्रकट हो गया। उन्हें एहसास नहीं था कि यह एक साजिश है। मैंने उन्हें अपने महल से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब वे अपनी जिंदगी सड़कों पर गुजर दें और हो सके तो ईमानदारी से जीने की कोशिश करें। आज भी मैं उन्हें कभी कभी देखता हूँ और सोचता हूँ कि लालच और धोखा किसी भी इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। हे ताकतवर जिन्न, यह मेरी कहानी है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने अपने भाइयों को माफ करने और खुद को संभालने में जो तकलीफ झेली है वह उस व्यापारी की जान बचाने के लायक है,
तो इस सौदागर को माफ कर दो। जिन ने कहा, तेरी कहानी मुझे बताती है कि पहली गलती माफ कर देना चाहिए। तूने अपने भाइयों को 2 बार माफ किया है। किसी भी रिश्तों में ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। लालच और धोखा केवल बर्बादी लाते हैं। मैंने इस सौदागर का आधा गुनाह भी माफ कर दिया। चारों सौदागर खुश हुए। व्यापारी ने तीनों बूढ़ों को शुक्रिया कहा और अपने अपने घर चले गए। जिन और सौदागरों का किस्सा खत्म हुआ। अब मैं आपको बादशाह और शहजाद की ओर लेके चलता हूँ, जहाँ रात अभी भी बाकी है। बादशाह ने गंभीरता से कहा, वाकई में दोनों बूढ़ों की कहानी अपनी अपनी जगह ठीक थी। शहजाद ने कहा, मेरे सरताज, अभी रात बाकी में आप कहे तो मैं आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाऊं। बादशाह ने कहा, क्या वाकई इससे दिलचस्प भी कोई कहानी होगी? शहजाद ने कहा, बिल्कुल। एक बेवकूफ बादशाह जो कच्चे कान का था, वो बिना किसी तफ्तीश के लोगों को सजा सुना देता था। बादशाह बड़ा ही उत्सुक हुआ और कहा, कहानी आगे बढ़ाओ। शहजाद ने कहानी सुनाना शुरू की। बगदाद के पास एक राज्य था जहां एक जाबाज और शातिर बादशाह राज करता था। वह अपने राज्य का बड़ा ही ताकतवर राजा था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह हर चीज पर यकीन करने वाला और अपनी आदतों में कुछ ज्यादा ही लापरवाह था। उसके दरबार में एक वजीर था जो चालाक और धूर्त था। वजीर बादशाह को मारने की योजना बनाता रहता था। इस बार भी उसने एक योजना बनाई थी और इसके लिए उसने रोज उसे खाने में मीठा जजा मिलाकर खिलाना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप बादशाह के चेहरे और शरीर पर फूंसियां उभरने लगी, जो दिन ब दिन बढ़ने लगी। बादशाह परेशान होकर राज्य के सबसे माहिर हकीम को बुलवा भेजता है, जिसका नाम हकीम लुकमान था। हकीम लुकमान बहुत ही समझदार और माहिर था और उसे किसी भी बीमारी का इलाज करने का खुफिया तरीका मालूम था। बादशाह ने हकीम लुकमान को बुलवाकर अपनी बीमारी के बारे में बताया। हकीम लुकमान ने उसका इलाज करने के लिए अपनी कुटिया में एक छड़ी और एक लोहे की गेंद बनाई, जिससे वह बादशाह का इलाज करेगा। हकीम लुकमान ने यह छड़ी और गेंद बादशाह को दी और कहा कि अगले दिन आप महल के आंगन में घोड़े पर बैठकर इस छड़ी से लोहे की गेंद को मारें। ऐसा करने से बादशाह के शरीर पर पसीना आएगा और उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगले दिन बादशाह ने हकीम की बात मानी और आंगन में घोड़े पर बैठकर उस छड़ी से लोहे की गेंद को मारा। कुछ ही समय में उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया और उसकी फूंसियां कुछ दिनों में धीरे धीरे ठीक होने लगी। इस इलाज से बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने हकीम लुकमान को खूब इनाम दिया। कुछ समय बाद हकीम लुकमान ने बादशाह को एक दवाई दी, जिसे उसने जवान बने रहने के लिए बनाया था, लेकिन उस दवाई में वजीर ने जहर मिला दिया था ताकि वह बादशाह को मार सके। जब बादशाह ने यह दवाई ली तो वजीर को डर लगने लगा और उसने शाही दरबार में यह दावा किया कि दवाई में जहर है। यह सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने एक नौकर को वह दवाई पिलाने के लिए कह दिया। कुछ ही देर में वह नौकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। बादशाह ने गुस्से में आकर हकीम लुकमान को मौत की सजा दे दी। यह किस्सा आधा ही हुआ था कि फजर की अजान शहजाद और बादशाह के कानों में पहुंची। इसका मतलब कहानी अधूरी रह गई और सुबह हो गई, लेकिन बादशाह कहानी पूरी सुनना चाहता था। इसलिए बादशाह ने शहजाद को एक दिन और एक रात के लिए वापस जिंदा छोड़ दिया। सुबह होते ही शहजाद अपने पिता वजीर और अपनी सहेलियों से मिली। राज्य में भी खुशहाली फैल गई, सब सुकून से रहने लगे। अगर आपको भी अरेबियन नाइट की कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पार्ट और आगे की कहानी यही मिलेगी।